हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, ये हमारा पार्ट नंबर 2 है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या सीखा था आपको हम बता देते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। हम लोगों ने यहाँ पे पूरी थ्योरी देखी थी। उसके बाद उसका नेचर क्या है, उसकी डेफिनेशन आपको सिखाई थी। सेक्शन नंबर 4 में हमारी डेफिनेशन थी। और उसके बाद हम लोगों ने आपको सिखाया था पार्टनरशिप के कुछ हमारे फीचर्स होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो हम लोग फीचर्स को और किस किस नाम से जानते हैं, मेन फीचर्स या इसेंशियल एलिमेंट्स या इसेंशियल्स या कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसके हम लोगों ने काफ़ी सारे पॉइंट्स देखे थे। आप फटाफट से इसको रिकैप कर लो मेरे साथ। 2 या 2 से ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 50 होने चाहिए। और किन किन लोगों को हम लोग पार्टनरशिप में नहीं लेंगे, माइनर को नहीं लेंगे जिसकी एज 18 साल से कम है, या जो अनसाउंड माइंड का है, या जिसको लॉ ने मना कर रखा है। दूसरा हम लोगों ने देखा था हमारे बीच में एक एग्रीमेंट का होना जरूरी है। फिर तीसरा देखा था हमारे बीच में एग्रीमेंट के साथ साथ हमारे पास एक बिजनेस का होना जरूरी है और हमारा प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। उसके बाद हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हमारा ऑलरेडी डिसाइड होना चाहिए, वरना बाद में आपको सिखाऊंगा कि अगर हम लोग इस तरीके से मतलब एक ना डीड बनती है हमारी, एग्रीमेंट बनता है। अगर आपका हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है तो उस केस में हम लोग प्रॉफिट किस तरीके से बांटेंगे आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद क्या सीखा था हम लोगों ने, प्रिंसिपल और एजेंट का हमारे बीच में रिलेशनशिप होता है, इसे बोलते हैं हम लोग म्यूचुअल एजेंसी। और बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो सारे कैरी करेंगे या उनमें से कोई एक कैरी करेगा। जो भी कैरी करेगा, सारे करे चाहे कम करे, वो सभी के लिए कैरी करेंगे। हम लोगों ने सीखा था। उसके बाद हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 में क्या सीखा था कि जितने भी पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म में, उन सभी के क्या क्या हमारे राइट्स होते हैं। तो हम लोगों ने आपको 9 राइट्स सिखाए थे। और आपको अलग से मैंने आपको 2 लायबिलिटी सिखाई थी कि इन्हीं पार्टनर्स की 2 लायबिलिटी कौन कौन सी होती है। अगर आप लोगों ने ये वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जाओ फटाफट से पार्ट नंबर 1 वाली वीडियो जरूर देख कर आओ। अगर वो नहीं देख कर आओगे तो आप लोग बहुत कुछ मिस कर बैठोगे। ठीक है, हम लोग आज करने वाले हैं पार्ट नंबर 2 से। तो पार्ट नंबर 2 में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, आज हम सीखने वाले हैं दोस्तों पार्टनरशिप डीड के बारे में। क्या सीखने वाले हैं आज हम लोग, पार्टनरशिप डीड के बारे में। सर ये क्या होती है पार्टनरशिप डीड। देखो आपको ना मैं कुछ चीज़ लिखवाता हूँ छोटी सी। लिखवाना क्या मतलब, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, लिखवाने वाला पोर्शन नहीं है, सिर्फ समझने वाला है। देखो एक होती है डीड। डीड मतलब क्या होता है, डीड मतलब होता है हम दोनों के बीच में या हम सभी के बीच में, जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप फर्म में, हम सभी के बीच में दोस्तों एग्रीमेंट हो जाना। मतलब हमारे बीच में टर्म्स एंड कंडीशन लिख जाना कि फ्यूचर में प्रॉफिट होगा कैसे बांटेंगे, लॉस हुआ तो कैसे बांटेंगे, तुम कितना पैसा लगाओगे, मैं कितना पैसा लगाऊंगा, कौन सैलरी लेगा, कौन कमीशन लेगा, कौन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेगा, कौन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगा। मतलब बहुत सारे न जाने कितने सारे टर्म्स एंड कंडीशन होती है, वो सारी एक ना एग्रीमेंट में लिख दी जाती है। अब जो ये एग्रीमेंट होता है आपको अच्छी तरह पता है, ये हमारा 2 टाइप का हो सकता है। एक होता है हमारा ओरल, एक होता है हमारा रिटर्न। दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, बेस्ट कौन सा माना जाता है, हमारा रिटर्न माना जाता है। अब दिक्कत ये है, अगर आपका ओरल एग्रीमेंट हुआ तो आप लोग मान लीजिए आपके बीच में कभी भी कुछ दिक्कत होती है, पार्टनर्स के बीच में कभी भी मतलब लड़ाई वगैरह हो जाती है, तो कोर्ट में केस जाता है। तो कोर्ट ना इस ओरल एग्रीमेंट को ना जनरली वैलिड नहीं मानता। तो आप लोगों से बोला गया है कि आप लोग ओरल एग्रीमेंट मत दिखाओ, आप लोग मुझे रिटर्न में मुझे आप लोग डीड दिखाओ। डीड रिटर्न में आप लोग मुझे क्या दिखाओ, डीड। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप लोगों ने ओरल में कुछ बातें टर्म्स एंड कंडीशन लिख रखी है तो उससे बोला जाता है एग्रीमेंट। लेकिन अगर आप लोगों ने वही सारी बातें एक पेज पर, एक स्टैम्प पेपर पर अगर आप लोगों ने लिख ली, तो दोस्तों रिटर्न में अगर आप लोग लिख ली सारी बातें, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, टेक्निकली डीड बोलते हैं। तो डीड मतलब क्या होता है, एक ऐसा एग्रीमेंट जो हम लोगों ने लिखित तौर पर बनाया हुआ है। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं फटाफट से कि पार्टनरशिप डीड के अंदर कौन कौन सी बातें लिखी जाती हैं। देखो ये ना समझने वाली बात है नहीं, बस नॉर्मली फटाफट से आप लोग गो थ्रू कर लो। और क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे पॉइंट हैं, इसके अंदर आपको 20 पॉइंट्स हैं, लेकिन आपको 15 पॉइंट्स ही करने हैं। आपको 15 पॉइंट्स ही करने हैं, 20 पॉइंट्स आपको करने ही नहीं है। 2 4 5 पॉइंट आपको वैसे ही मतलब दे रखे हैं जो कि आपके लेवल के नहीं हैं। अब देखो पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या बातें लिखी जाती हैं, आप यहाँ पर देखो। नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, जो हम लोग अपना बनाएंगे, एक फर्म बनाएंगे ना, तो उस फर्म का नेम क्या होगा हम लोग उसके अंदर लिखेंगे। उस फर्म का एड्रेस क्या है हम लोग उस डीड के अंदर लिखेंगे। हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं उन पार्टनर्स का नेम क्या है हम उस डीड के अंदर लिखेंगे, और उन सभी पार्टनर्स का एड्रेस क्या है हम लोग ये भी लिखेंगे। उसके बाद हमारा बिजनेस का नेचर किस टाइप का होने वाला है। नेचर मतलब होता है कि किस टाइप का हम लोग बिजनेस करेंगे। आप कोई चीज़ सेल करोगे, कोई चीज़ सर्विस में दोगे, आपका काम किस टाइप का है, मतलब बड़े लेवल पर है, छोटे लेवल पर है, किस टाइप का काम है, क्या काम करते हो, हम लोग उसके अंदर लिखेंगे। उसके बाद अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड, हर पार्टनर अपने अपने कितने कितने कैपिटल उसके अंदर कंट्रीब्यूट करेगा, हम लोग ये सब चीज़ें लिखते हैं हम लोग कहाँ पर, अपने एग्रीमेंट में। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस के अंदर कैपिटल लगा रखी है तो उसको कितने % से इंटरेस्ट दिया जाएगा। उसके बाद ड्राइंग, एक पार्टनर पूरे जीवन काल में नहीं, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, एक पार्टनर अपने पूरे वर्ष में, एक साल में, मतलब एक एनुअल पीरियड में, जो एक हमारा साल होता है, किसी भी साल, वो कितनी ड्राइंग कर सकता है और कौन कौन पार्टनर ड्राइंग नहीं करेगा। मतलब सब कुछ लिखा रहेगा कि तू भाई ड्राइंग नहीं करेगा, तू ड्राइंग करेगा, तू कर सकता है, तू इतनी कर सकता है। सारे टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ लिख दो भाई, ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो।
अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग कर लिया है तो उससे कितना इंटरेस्ट लिया जाएगा, फर्म ना फिर इंटरेस्ट चार्ज करती है, हर पार्टनर से चार्ज करेगी, मतलब फर्म की इनकम मान ली जाती है, फिर ये तो कितने % से इंटरेस्ट चार्ज करेगी, तो ये सब कुछ इसके अंदर लिख दिया जाता है। हम सभी के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, है ना, किस पार्टनर को सैलरी दी जाएगी, किस पार्टनर को सैलरी नहीं दी जाएगी, हमारे फर्म की गुडविल, एक हम लोग कुछ ऐसे काम करते रहेंगे तो हमारे ना गुडविल बन जाती है, तो गुडविल किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, किसी के एडमिशन पर, किसी के रिटायरमेंट पर गुडविल किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, कौन कौन से फॉर्मूले होने वाले हैं, तो ये हम लोग इसके बाद हमारा चैप्टर आएगा गुडविल का ही आने वाला है, हम लोग उसमें सीखेंगे कि गुडविल निकालने के कई सारे तरीके होते हैं, तो किस तरीके से हम लोग उस वक्त जब किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा होगा या किसी का रिटायरमेंट हो रहा होगा तो उस वक्त हम लोग गुडविल किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वाले चैप्टर में सिखाऊंगा। उसके बाद हमारे बिजनेस का अकाउंटिंग पीरियड क्या होने वाला है, पीरियड हमारे 2 टाइप के होते हैं, या तो हमारा कैलेंडर ईयर होगा या हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। कैलेंडर ईयर वो जो हमारा 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है, और फाइनेंशियल ईयर वो जो हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। दोनों में से कौन सा लोग अप्लाई करोगे उसके अंदर सब कुछ लिख देना। जनरली हमारा फाइनेंशियल ईयर ही फॉलो होता है, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला ही हमारा फॉलो होता है। उसके बाद हमारी अकाउंट्स की जितने भी हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, जिस भी पार्टनरशिप फर्म में काम करेंगे, उसके फर्म्स के जितने भी अकाउंट्स हैं, कौन इसको प्रिपेयर करेगा, किस सीए के द्वारा प्रिपेयर कराया जाएगा, कौन इसको प्रिपेयर करेगा, किसके पास बुक्स रखी जाएंगी, उसका हेड ऑफिस कहाँ होगा, उसका डिपार्टमेंट कहाँ होगा, ब्रांच कहाँ होगी, किसके अंदर रखे जाएंगे, कौन इसको प्रिपेयर करेगा, सब कुछ इसके अंदर सारी बातें लिखी जाती हैं। वो सारी की सारी बुक्स किसकी कस्टडी में होंगी, मतलब कौन इसकी देखभाल करेगा, वो सब कुछ हम लोग इसके अंदर लिख देते हैं। और एट द ईयर एंड हमारा अगर टर्नओवर, मान लीजिए टर्नओवर मतलब होता है पूरे साल की सेल, टर्नओवर मतलब क्या होता है, पूरे साल की सेल अगर मान लीजिए हमारी 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, तो उस वक्त हमारे एक सीए को हम लोग हायर करेंगे। तो वो सीए कौन होगा, किस फर्म का सीए होगा, हमारी जो ऑडिटिंग करने के लिए आएगा, ऑडिटिंग मतलब होता है चेकिंग करने के लिए आएगा, ऑडिटिंग मतलब क्या होता है, चेकिंग करने के लिए आएगा, तो कौन सा सीए आएगा, कब ऑडिट करेगा, कितने रुपए चार्ज करेगा, कहाँ से करेगा, वो सब कुछ हम लोग इसके अंदर लिख देते हैं। उसके बाद डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कि हमारी जो पार्टनरशिप है हम लोग इसको कब शुरू करने वाले हैं, उसकी डेट भी हम लोग उसके अंदर लिख देंगे। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसका ड्यूरेशन क्या होने वाला है, ड्यूरेशन मतलब एक हम कितने साल के लिए करेंगे, कितने महीने के लिए करना चाह रहे हैं। इसके अंदर भी आपको मैं 3 बातें लिखवा देता हूँ, आप यहाँ पर देखो, इसके साथ ही, क्योंकि इसके अंदर लिखा नहीं है, आप यहाँ पर देख लीजिए। हमारी जो ड्यूरेशन होती है, मतलब कोई भी पार्टनरशिप करने की, तो हम 3 तरीके से कर सकते हैं। या तो हमारी पार्टनरशिप एक वेंचर मानी जाएगी, या तो हमारी पार्टनरशिप क्या मानी जाएगी, एक वेंचर मानी जाएगी। वेंचर मतलब होता है कि एक पार्टनरशिप हमारी एक वेंचर है, मतलब ये कि जैसे आपको दिखाता हूँ, एक वेंचर होती है, एक हमारा पीरियड के लिए होता है। पीरियड मतलब होता है कि मतलब हम लोगों ने 6 महीने के लिए ये काम करना है। आप किसी भी एक पार्टनरशिप में एंटर हो गए हो, लेकिन वो काम आप सिर्फ 6 महीने करोगे, उसके बाद आप उसको खत्म कर दोगे, आप लोग अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, मतलब जो भी पार्टनर्स है अपने अपने रास्ते हो जाएंगे। सिर्फ हम लोग एक पीरियड के लिए हम लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं, या कभी कभार ना हम लोग पार्टनरशिप करते हैं एट विल। विल मतलब होता है कि जब तक हमारी इच्छा है, जब तक हमारी इच्छा हम लोग तब तक उसको कंटिन्यू करेंगे, और जो हमारा मन करेगा हम लोग उसको बंद कर देंगे। एक होता है वेंचर। वेंचर मतलब ये है कि मतलब जैसे कि मान लीजिए वेंचर मतलब वेंचर होता है यार कि हम पार्टनरशिप एक वेंचर में हम लोग एंटर कर रहे हैं। वेंचर मतलब है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके का होने वाला है, कितने टाइम का होने वाला है, हम लोग इस तरीके से भी हम लोग अपनी पार्टनरशिप में घुस सकते हैं। या तो पार्टनरशिप हमारी वेंचर होगी, या पार्टनरशिप हमारी पीरियड पर होगी, 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल, एक पीरियड। या हमारी एट विल होती है, मतलब जब तक हमारा मन करेगा तब तक कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद हम उसको बंद कर देंगे। ठीक है, उसके बाद 1-2 पॉइंट और देख लो, हालांकि कोई ज़रूरत है नहीं। जैसे कि हमारा बैंक अकाउंट, हमारी जो पार्टनरशिप फर्म बनेगी उसका बैंक अकाउंट हमारा किस बैंक में हमारा अकाउंट बनेगा और किसके नाम पर हमारा वो बैंक अकाउंट बनाया जाएगा, सब कुछ उसके अंदर लिख दो आप लोगों को जो जैसे मन है। ठीक है, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, अगर हमारे तुम्हारे बीच में कोई भी लड़ाई होती है तो वो जो डिस्प्यूट्स है किस वाले कोर्ट में हम लोग उसको सेटल करेंगे। हो सकता है हमारे 50 पार्टनर हैं, एक दिल्ली में रहता है, एक हरियाणा में रहता है, एक यूपी में रहता है, एक कहीं रहता है। तो मान लीजिए मैं मान लीजिए लड़ाई हो गई हमारे बीच में, किसी भी चीज़ पर डिस्प्यूट हो गया है, तो मैं कह रहा हूँ कि जो ये कोर्ट लड़ा जाएगा ना, जो केस लड़ा जाएगा, ये हरियाणा की कोर्ट में लड़ा जाएगा, ऐसे कह रहा हूँ मैं। भैया ऐसे नहीं होगा। अब कोई कहेगा दिल्ली की कोर्ट में लड़ो, कोई कहेगा यूपी की कोर्ट में लड़ो, कोई कहेगा कहीं लड़ो, ऐसा थोड़ी ना होता भाई। तो एक एग्रीमेंट पहले ही लिख लो, डिसाइड कर लो सब मिलकर कि जब भी हमारे बीच में कभी डिस्प्यूट हुआ तो इस वाले कोर्ट में इस वाले डिस्प्यूट को सेटल कराया जाएगा और कहीं नहीं कराया जाएगा। ठीक है, उसके बाद रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन, अगर किसी नए पार्टनर का हमारे बिजनेस के अंदर एडमिशन होगा फर्म के अंदर, तो उसके लिए कौन कौन से रूल्स को फॉलो करा जाएगा। रूल्स टू बी फॉलोड वाइल सेटलिंग द अकाउंट्स ऑफ रिटायरमेंट, जब कोई पार्टनर में छोड़कर जा रहा होगा या रिटायरमेंट हो रही होगी या डेथ हो रही होगी, तो उस वक्त हम उसके अकाउंट्स को किस तरीके से हम लोग सेटल करेंगे, ये सारी की सारी बातें दोस्तों हम लोग लिख देते हैं। बैंक अकाउंट हमारा कहाँ पर खुलेगा, हम लोग सारी बातें लिख देते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है। तो दोस्तों ये रहे सारे सारे 20 पॉइंट करा दिए हैं। एक पॉइंट मैंने आपको छुड़वाया है, गार्नर वर्सेस मुरे। ये दोस्तों केस स्टडी होती है, आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए इसको फिलहाल के लिए छोड़ देना। तो दोस्तों ये रही हमारी पार्टनरशिप डीड की थ्योरी। अभी मैं आपको बताता हूँ
कि दोस्तों इस पार्टनरशिप डीड की हमारी इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब हम इसको क्यों बनाते हैं, इसके अंदर क्या क्या बातें लिखी जाती हैं। मैंने आपको 20 बातें बता दी हैं। अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है, हालांकि आपको समझ में आ गया होगा कि ज़रूरत सिर्फ यही है कि कल को आने वाले टाइम में मान लीजिए कभी लड़ाई वगैरह होती है, कुछ डिस्प्यूट वगैरह होता है, तो हम लोग ईजिली हम लोग उसको सेटल कर देंगे, क्योंकि हमारे पास एक डीड बनी हुई, रिटर्न में डीड बनी हुई है, या ये जो डीड है हमारे तुम्हारे अधिकारों को बताती है कि तुम्हारे राइट्स क्या हैं, तुम्हारी ड्यूटीज़ क्या हैं, तुम्हारी लाइबिलिटीज़ क्या हैं। तो ये सारी चीज़ बताती हैं। फटाफट से इसको पढ़ लेते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। जैसे कि देखो, इसमें पहले एक बात समझो, द लॉ डज नॉट मेक इट मैंडेटरी, मतलब कंपल्सरी। लॉ डज नॉट, लॉ जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, जो ये लॉ है हमारा, ये बिल्कुल भी किसी भी फर्म को ये मैंडेटरी नहीं लगा रखा है, कंपल्सरी नहीं बोल रहा कि तुम्हारे पास डीड होनी ही चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। पार्टनरशिप डीड के अंदर मतलब हमारा जो एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये कहीं नहीं बोलता कि तुम लोग कंपल्सरी है, तुम्हें डीड बनानी ही पड़ेगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा। बट ये बोला गया है डिजायरेबल है कि बना लोगे तो थोड़ा सही रहेगा, इन 3 कारणों की वजह से, इन 3 कारणों की वजह से तुम्हारे लिए सही रहेगा, फ्यूचर में बना लोगे तो सही रहेगा। बाकी कंपल्सरी मतलब मैंडेटरी नहीं है। तो किन 3 कारणों की वजह से हमें बना लेना चाहिए। हालांकि आपको पता है कि कल को कभी डिस्प्यूट हुआ तो ईजिली हमें सेटल हो जाएगा, तुम्हारा और मेरी सारी बातें लिखित में है, तो ईजी मतलब ईजिली हमारे पास हम कहीं भी प्रूव कर पाएंगे इस चीज़ को। फ्यूचर में कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है तो जल्दी सेटलमेंट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास लिखित में चीज़ें हैं, तो कोर्ट भी ज़्यादा टाइम लेगा नहीं हमारे उस सेटलमेंट को सही करने के लिए। तो ये सारी बातें होती हैं कि तुम्हारे राइट्स क्या हैं, तुम्हारी ड्यूटीज़ क्या हैं, तुम्हारी लाइबिलिटीज़ क्या हैं, सब कुछ उसके अंदर लिखी रहती है। हमारे तुम्हारे बीच में कोई भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो वो जो कागज़ का टुकड़ा है, जो हमारा एक पार्टनरशिप डीड है, जो हमारा कागज़ का टुकड़ा है, वो हमारे तुम्हारे बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको खत्म करने के लिए बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाएगी। तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि अगर कोई भी हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो डिस्प्यूट जल्दी से किसी भी कोर्ट में हम उसको खत्म कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सारी की सारी बातें हम लोगों ने रिटर्न एक ऑन अ पीस ऑफ पेपर हम लोगों ने इसको लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, हेंस इट इज ऑलवेज द बेस्ट कोर्स। बेस्ट कोर्स मतलब देखो सबसे बेस्ट क्या माना जाता है कि रिटर्न पार्टनरशिप डीड होनी ही चाहिए, ड्यूली साइन, ड्यूली मतलब सभी के साइन होने चाहिए। कौन सभी, जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं सभी के साइन होना चाहिए, और उसको एक्ट के द्वारा, जो भी हमारा एक्ट है उसको रजिस्टर्ड भी करवा लो। वो पार्टनरशिप एक्ट के द्वारा ना रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ता है, हर एक अलग अलग सिटी का अपना अपना रजिस्ट्रार होता है, जाकर चेकआउट कर सकते हो। और वहाँ पर जाकर हम लोग एक स्टैंप पर हम लोग बनवा लेते हैं कि भैया हम 5 पार्टनर हैं और हमारे बीच की ये एग्रीमेंट हुआ है, तो भैया इसको फटाफट से इसको स्टैंप पेपर पे इसको रजिस्टर्ड कर दो, और हम लोगों ने सभी ने साइन कर देना है, सभी ने इस पर साइन कर देना है, और उससे बोलते हैं हम लोग रिटर्न पार्टनरशिप डीड। देख लो दोस्तों इन सभी का क्या क्या फ़ायदा होता है। तो ये जनरली हमारे 3 फायदे होते हैं, बस कि तुम्हारे मेरे अधिकार लिखे रहते हैं, कभी हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो हम लोग ईजिली खत्म कर देंगे, कोई डिस्प्यूट हुआ तो कोर्ट भी जल्दी से उसको उस वाले केस को जल्दी से खत्म कर देगा। वरना आपने देखा होगा कोर्ट में लंबी लंबी लाइन लगती है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो वो चीज़ हमारी खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, कौन कौन से रूल्स हैं जो कि एप्लीकेबल हो जाएंगे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मान के चलो हम लोगों ने ये कागज़ का टुकड़ा बनाया ही नहीं, हम तुम एक वेंचर में आ गए हैं, हम तुम एक पार्टनरशिप डीड में आ गए, हम तुम एक पीरियड के लिए हम लोग एक एट विल पर हम लोग एक किसी भी वेंचर में घुस जाते हैं, लेकिन हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई। अब क्या होगा भाई, अब तो बट ऑब्वियस है कि हमारे तुम्हारे बीच में पंगा होगा, लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, कोर्ट भी क्या कर लेगा, बताओ, कोर्ट कहेगा ठीक है तुम लोगों ने कहीं पेज पे लिखा था, बताओ कहीं लिखा होगा तो। हमने बोला कि नहीं जी हम लोगों ने बस बातें करी थी, हाँ ठीक है प्रॉफिट हो तो वैसे बांट लियो, सैलरी तू ले लियो मैं नहीं लूँगा, कमीशन तू ले लियो मैं नहीं लूँगा, या सैलरी मैं ले लूँगा कमीशन तू ले लियो, ये सारी बातें बस वर्बली मुँह जवानी हुई थी। तो कोर्ट कहेगा ऐसे नहीं होता, तो फिर हम कहेंगे कैसे होता है, तो कोर्ट कहेगा ऐसे होता है, कैसे होता है, ऐसे होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोगों के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो रूल्स एप्लीकेबल, ये रूल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर हमारे बीच में रिटर्न में डीड नहीं है, रिटर्न में डीड नहीं है दोस्तों, तो ये सारे रूल्स हमारे एप्लीकेबल हो जाएंगे, रिटर्न में हो चाहे ना हो, मतलब होना तो ज़रूरी ही है। अगर एक होता है जैसे मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि हम लोगों ने ना बस मुँह जवानी एग्रीमेंट बना लिया है, बस वर्बली एग्रीमेंट बना लिया, वर्बली एग्रीमेंट, तो दोस्तों ये भी माना जाएगा कि तुम लोगों ने एग्रीमेंट नहीं बनाया। इसीलिए बेस्ट प्रैक्टिस में क्या माना जाता है, बेस्ट कोर्स ऑफ प्रैक्टिस में क्या माना जाता है कि आप लोग पार्टनरशिप डीड को रिटर्न में बना ही लो। अब देखो, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड या वर्बल एग्रीमेंट, मतलब तुम लोगों ने बस ऐसी मुँह जुबानी बातें करी थी, तो कह रहा है कि कुछ सर्टेन पॉइंट्स हैं जो कि कोर्ट आपके ऊपर लगा देगा। वो जो पॉइंट्स है ना वो एक्ट के द्वारा, एक्ट के अंदर सारी बातें लिखी हुई हैं, आपको पता होनी चाहिए। आपके सामने 6 बातें तो ये लिखी हैं, 7 8 बातें लिखी हुई हैं, आपको 8 बातें पता होनी चाहिए। पहला, हमारे तुम्हारे बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे बांटा जाएगा बताओ। अगर तुम लोगों ने पहले अगर डीड बनाई होती है तो तुम्हें पता रहता ना कि भैया तू 50% लेगा, ये 30% लेगा, ये 20% लेगा, 10% लेगा, इस तरीके से हो जाता। लेकिन अभी मान लो चार पार्टनर काम कर रहे हैं, A B C D, तो पता कोर्ट क्या बोलेगा, तुम चारों को प्रॉफिट मिलेगा, बराबर 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 मिलेगा।
25%, 25%, 25%, 25% मिलेगा। अब ये कहेगा ए कि सर मैंने तो ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करे हुए हैं, इसने तो बिल्कुल भी नहीं करे, इसने बहुत कम करे हैं। भैया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम सभी को बराबर पैसा मिलेगा, मतलब मिलेगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारा क्या हो जाएगा उस केस में, इक्वली मान लिया जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? ये सब बात समझ में आ रही है। उसके बाद 4 लोगों ने पैसा लगा रखा था बिजनेस के अंदर, 4 लोगों ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा था। तो जब कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी थी तो ये चारों का अधिकार है कि मुझे इस कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। बेटा इंटरेस्ट जब भी मिलेगा जब तुम लोगों ने डीड में लिखा होगा। अगर तुम लोगों ने डीड नहीं बनाया ना तो उस कैपिटल पे तुम्हें इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा, तुम्हें उस कैपिटल पे इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। तीसरा, ड्राइंग। जैसे तुम लोग क्या करोगे, पार्टनर्स वगैरह ना फर्म से कभी कभार पैसा विड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि उनको घर में इमरजेंसी होती है या कोई भी मतलब कुछ भी कारण हो सकता है। तो उस ड्राइंग पे क्या होगा, तुम्हें इंटरेस्ट भी देने का अधिकार नहीं है। भाई सीधी सी बात है, जब तुम लोगों को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलने का अधिकार नहीं है तो तुम ड्राइंग पे इंटरेस्ट भी क्यों दोगे? तो तुम्हें उस केस में भी तुम्हें ड्राइंग पर इंटरेस्ट देने का अधिकार नहीं है। मतलब ना फ़ायदा ना घाटा, दोनों में से कुछ भी नहीं है। उसके बाद कोई पार्टनर ये कह सकता है कि ठीक है जी मैंने तो पैसा कम लगाया था लेकिन मैंने मेहनत बहुत ज़्यादा करी है तो मुझे सैलरी मिलनी चाहिए। तो बेटा तेरे को सैलरी भी नहीं मिलेगी, तेरे को सैलरी भी नहीं मिलेगी, तेरे को सैलरी भी नहीं मिलेगी। लेकिन इन 4 में से एक पार्टनर ये कह रहा है कि सर ठीक है मुझे सैलरी मत दो, मुझे कमीशन मत दो, ठीक है मैं प्रॉफिट भी चलो ठीक है हम चारों इक्वल बांटने को तैयार हैं। लेकिन सर ये बी कह रहा है, बी पार्टनर कह रहा है कि सर मैंने ना इस फर्म को मतलब हम चारों को ना कभी हमें 2 लाख रुपए की ना ज़रूरत थी तो हम चारों ने डिसाइड करा था हम लोग बाहर से पैसा ले आएंगे, लोन का पैसा ले आएंगे। तो बाहर वालों को ब्याज जाता? तो कोर्ट ने बोला हाँ बिल्कुल जाता। तो बी ने क्या करा, 2 लाख रुपए इसने अपने घर से ला के, पर्सनल घर से ला के इस वाले बिजनेस में लगा दिए। तो क्या सर मतलब जो मैंने इस बिजनेस को लोन दिया है, जबकि पार्टनर है बी पार्टनर है, लेकिन बी कह रहा है कि मैंने सर इस बिजनेस को 2 लाख रुपए का लोन दिया तो क्या मुझे उस लोन पर ब्याज मिलेगा नहीं मिलेगा? तो कोर्ट कहेगा हाँ तेरे को ब्याज मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये 2 लाख रुपए अगर तेरे से नहीं लिए होते, मतलब बी से नहीं लिए होते, तो 2 लाख रुपए कहीं बाहर से लिए होते। अगर कहीं बाहर से लिए हुए थे तो तुम लोग उसको ब्याज देते नहीं देते? सर बिल्कुल ब्याज देते। तो फिर ठीक है सीधी सी बात है, तेरे को ब्याज मिलेगा। तो कितने % ब्याज मिलेगा? सर ये तो हम लोगों ने डीड में लिखा ही नहीं था लेकिन मैंने लोन दे दिया था। तो क्या अब कोर्ट पूछेगा कि क्या तुम लोगों में बात हुई थी कि कितने % ब्याज लेना देना होगा? मतलब देना ही होगा, सीधी सी बात है। फर्म इस पार्टनर को, बी पार्टनर को लोन पर ब्याज देगी। लेकिन बी ने अगर ये डिसाइड नहीं करा था पहले ही, बी को लग रहा था अरे यार अपनी तो फर्म है, कोई दिक्कत नहीं यार, हम भाई भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं, भाई भाई कोई नहीं है। अगर लड़ाई हो गई है और अगर तुम ये प्रूफ नहीं कर पा रहे हो कि तुम्हारा उस वक्त फर्म के साथ क्या तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो कोर्ट क्या बोलेगा, ठीक है बी तेरे को मिलेगा 6% पर एनम के हिसाब से ब्याज। याद रखना सीधा स्ट्रेट 6% पर एनम। ये पर एनम बहुत बड़ी चीज़ है, याद रखना, आपको बाद में बताऊंगा पर एनम का मतलब क्या होता है। 6% पर एनम के हिसाब से तेरे को ब्याज अलाउड होगा। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। अच्छा सर एक बात बताओ, फर्म ने काम करा, फर्म ने बिजनेस करा, लेकिन फर्म ने बिजनेस करते करते फर्म लॉस में चली गई। लॉस में मतलब इन लोगों ने इस साल पैसा भी नहीं कमाया, तो क्या अब भी मुझे लोन पर ब्याज मिलेगा नहीं मिलेगा? यस तुम्हें ब्याज मिलेगा इररिस्पेक्टिव इवन देयर इज अ लॉसेस ऑफ द फर्म। चाहे फर्म के अंदर लॉस हो जाए उस साल, तुम्हें ब्याज लोन पर मिलेगा, मतलब मिलेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रॉफिट। चाहे कंपनी प्रॉफिट जनरेट करे चाहे कंपनी प्रॉफिट जनरेट ना करे। उसके बाद 6th एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। मतलब होता है कि मतलब ये 4 पार्टनर हैं और ये 5वां कह रहा है, ये 4 पार्टनर हैं, ये 5वां कह रहा है। इसको समझाने के लिए मैं कुछ पेनों का इस्तेमाल करूंगा जो कि मेरे पास हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये 4 पार्टनर थे पहले, ये 4 पार्टनर थे, ये पहले ही 4 पार्टनर थे, ये 4 पार्टनर थे। अब ये 5वां कह रहा है, ये 5वां कह रहा है कि सर मुझे भी एडमिशन में ले लो ना, मैं भी आपके संग काम करना चाहता हूँ, मैं भी आपके संग काम करना चाहता हूँ। तो ये 5वां बंदा जब ही आएगा जब इन चारों की सहमति होगी, इन चारों की सहमति होगी। अगर किसी एक ने भी मना कर दी, मान लो ये बंदा कह रहा है कि नहीं तू नहीं आएगा, बाहर निकल, तू बाहर निकल, तू नहीं आएगा, बाहर निकल। मतलब ये बंदा कह रहा है, ये वाला पेन कह रहा है इस वाले से कि नहीं तू नहीं आएगा, जा तू नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो वजह मतलब बता रहा है कि या तू नहीं आएगा। एक बात तो ये है कि इन चारों की सहमति होनी चाहिए। अगर एक ने भी मना कर दी तो ये बंदा आएगा ही नहीं, इसको हम बाहर कर देंगे। सीधी सी बात है, चारों की सहमति होनी चाहिए, चारों की। अब दिक्कत ये है जो ये बंदा मना कर रहा है कि यार ये बंदा नहीं आएगा, ये वाला बंदा नहीं आएगा, ये बंदा मना कर रहा है। अगर ये पार्टनर ए मान लेते हैं इसको, ये ए है और ये ई है, या ये है सी, ये ए है और ये है ए बी सी डी ई मान लेते हैं, ये ए है ये ई है। तो ए कह रहा है ई तू नहीं आएगा, बाहर निकल। तो ठीक है भैया निकल जाऊँ, क्यों? क्योंकि तुम चारों की सहमति होनी चाहिए। लेकिन इस ए को प्रूव करना पड़ेगा इन तीनों को कि भैया वजह बता, वजह कि ये क्यों नहीं आएगा। अगर इसने जेन्युइन रीज़न दिया इन तीनों को कि भैया ये बंदा ना फ्रॉड है, ये जो ई है ना, ये वाला ई, जो ये ई है ये फ्रॉड है, मतलब मैंने इसको देखा है, ये किसी भी कंपनी में जाता है, किसी भी पार्टनरशिप में जुड़ जाता है ना, ये धोखा करता है, फ्रॉड करता है और पैसा लेके भाग जाता है, तो तब तो वैलिड रीज़न समझ में आता है। लेकिन अगर ये अगर ये प्रूफ कर रहा है इन तीनों को कि यार ये ना लड़ाई बहुत करता है, यार इसकी ना मेरी बीवी से लड़ाई चल रही है, इसने ना मेरे बच्चे को मारा था, थप्पड़ मारा था,
तो भाई मुझे नहीं, यार मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, तो ये वैलिड रीज़न नहीं माना जाएगा, पहले बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इन बातों को याद रखना। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। सभी की सहमति से आएगा, मतलब सभी की सहमति से आएगा। एक ने मना कर दी मतलब वो नहीं आएगा, लेकिन वैलिड रीज़न होना चाहिए, तो वो आएगा ना सभी की सहमति से आएगा, वरना वो नहीं आएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद दो पॉइंट और हैं। ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। हर पार्टनर को मतलब चाहे तुम लोगों ने डीड बनाई हो चाहे नहीं बनाई हो, सभी पार्टनर को यह अधिकार दिया गया है कि तुम बिजनेस के जितने भी ऑपरेशन होंगे, जितने भी ऑपरेशन मतलब कोई भी काम वगैरह कुछ भी चल रहा है, कैसे पॉइंट मतलब किसी भी कोई भी पॉइंट चल रहा है, कोई मीटिंग हो रही है, किसी चीज़ पर डिस्कस करना है, कुछ भी करना हो, तो हर पार्टनर को अधिकार दिया गया है कि तुम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। सभी को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये नहीं, ऐसा नहीं होगा कि तू नहीं करेगा, तूने कम पैसे लगाए, तूने ज़्यादा लगाया, ऐसा कुछ नहीं भाई, सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे डीड हो चाहे ना हो। अगला पॉइंट लास्ट, ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द फर्म एंड कैन टेक अ कॉपी ऑफ द सेम। आपको सिखाया था मैंने, हर पार्टनर का अधिकार है कि वो अगर उसको लग रहा है कि यार बुक्स ऑफ अकाउंट में ना कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो वो उनको चेक कर सकता है। अगर उसके पास टाइम नहीं है तो उसकी कॉपी लेकर घर पे भी जा सकता है, आराम से घर पे चेक करेगा, और वो भी जो भी जजमेंट लेगा वो जजमेंट ले सकता है। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट पार्टनर्स में चेंज एनी ऑफ द अबव प्रोविजंस बाय कमिंग टू अ कॉमन एग्रीमेंट। मतलब इसमें बोला गया कि बाद में अगर चारों पार्टनर चाहें तो कॉमन एग्रीमेंट, मतलब हम चारों मिलकर बैठकर दोबारा से एक मीटिंग करके हम लोग इसमें से किसी भी पॉइंट को हम लोग चेंज कर सकते हैं। सीधी सी बात है ना, चारों मिलकर तो कुछ भी कर सकते हैं। नया एग्रीमेंट बना लेंगे, पुराना वाला एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, नया वाला एग्रीमेंट हमारे बिजनेस के अंदर अप्लाई हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। अब मैं आपको ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ, उसके बाद मैं इस लेक्चर को ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि उसके बाद फिर ये हमारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ फ़िलहाल के लिए, हमारी ऑलमोस्ट थ्योरी तो मतलब अभी तो थ्योरी खैर काफ़ी और है, बट मैं आपको कुछ बातें लिखवाता हूँ, कुछ वैसे बेसिक पॉइंट की आपको ना अभी अधूरे अधूरे पता होंगे, फुल फ्लेज आपको शायद जानकारी नहीं होगी। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखवाने की कोशिश करता हूँ, लिखवाऊँगा नहीं, आप सिर्फ समझो, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन इम्पोर्टेंट पॉइंट से दोस्तों कभी कभार पेपर में क्वेश्चन 1 नंबर का हमारा बन जाता है, ठीक है ना। तो पहले बात करते हैं हम लोग माइनर की। पहले किसकी बात करते हैं हम लोग? माइनर की। आप लोग सिर्फ बात समझो, मैं लिखवाऊंगा नहीं, सिर्फ समझो। देखो, अगर सारे के सारे पार्टनर एग्री हो जाते हैं ना, तो माइनर का दोस्तों एडमिशन होना तय है। मतलब मान लीजिए 4 पार्टनर हैं, A B C D, A B C D, तो एक कोई नया पार्टनर आना चाह रहा, नया जिसका नाम है ई आना चाह रहा है। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला, चलो फिलहाल ई के भी 2 केस बना लेते हैं। एक बना ली मैंने माइनर, जिसकी एज 18 साल से कम है माइनस, और एक बना दिया मैंने मेजर मतलब होता है बड़ा, जिसकी 18 साल से प्लस है। क्वेश्चन ये है, चलो मेजर की बात करें तो मेजर तो भैया ये वाला जो बंदा है ई मेजर, जो 18 साल से ज़्यादा है, ये तभी आएगा इस वाले हमारे पार्टनरशिप फर्म के अंदर जब इन चारों की सहमति होगी। अगर एक ने भी मना कर दिया तो ये मेजर बंदा नहीं आएगा। ये तो बात दोनों के लिए है, चाहे माइनर के लिए हो चाहे मेजर के लिए हो। अब बात करते हैं माइनर की। माइनर भी हमारे इस बिजनेस के अंदर जब ही आएगा जब ये चारों सहमति होगी। चारों में से एक ने भी मना कर दी तो ये माइनर हमारा बिजनेस के अंदर नहीं आएगा। बात करते हैं इस माइनर की बात हो रही है, मैंने पॉइंट ही माइनर के ऊपर लिया है, जो कि जिसकी एज 18 साल से कम है, जो कि कोर्ट या हमारा एक्ट मना करता है कि माइनर को हम लोग पार्टनरशिप में नहीं ले सकते। लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है जहां पर हम लोग इसको ले सकते हैं। सिर्फ एक कंडीशन है, पता है कंडीशन क्या है? कि ये माइनर हमारे बिजनेस में आ सकता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए, सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर प्रॉफिट। क्या बात समझ में आ रही है? वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ले सकता है। मतलब ये है कि माइनर मान लो ये कह रहा है, माइनर कह रहा है कि मेरे पास बहुत पैसा है, बताओ तुम चारों कितने रुपए चाहिए। तो इन चारों ने दिमाग लगाया कि हाँ यार, इस माइनर के पास ना, इस के पापा के पास बहुत पैसा है और हमें पैसों की जरूरत भी है। एक काम करते हैं, बाहर से कहीं से लोन लेने से बढ़िया एक काम करते हैं, इसको माइनर को ना पार्टनर बना लेते हैं, और जितना प्रॉफिट कमाएंगे प्रॉफिट में इसको हिस्सा दे देंगे, और इसको किसी भी काम करने के लिए नहीं बोलेंगे, मतलब कुछ भी काम करने के लिए नहीं बोलेंगे, इसको ना पैसा लगवा के इसको स्लीप कर देंगे। स्लीप मतलब होता है ये हमारा बन जाएगा स्लीपिंग पार्टनर। क्या बन जाएगा हमारा? स्लीपिंग पार्टनर मतलब होता है जो पैसा लगाकर सो जाता है, जिसको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, जिसको सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रॉफिट से मतलब होगा, लॉस से भी मतलब नहीं होगा, सिर्फ प्रॉफिट से मतलब होगा। माइनर के लिए बोला गया है कि अगर प्रॉफिट हुआ, हम चारों मेहनत करेंगे, दिन रात एक करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, हम चारों पैसा कमाएंगे, उसमें से जो भी तुम्हारा हिस्सा बनेगा माइनर का हम लोग इसको दे देंगे। वो एग्रीमेंट वगैरह में डिसाइड हो जाता है। लेकिन अगर इन चारों ने मेहनत करी, पूरे साल बहुत मेहनत करी और लॉस हो जाता है, तो उस केस में उस लॉस को ही चारों ही बांटेंगे, इस माइनर को नहीं दिया जाएगा। क्यों? बच्चा है, बच्चे को कहाँ से भैया लॉस कहाँ से वो कवर करेगा। क्या बात समझ में आ रही है? जिस तरह बात समझ में आ रही है। तो पार्टनर भी हमारे कई टाइप के होते हैं, जैसे कि हमारा स्लीपिंग पार्टनर है जो पैसा लगाकर सो जाएगा, और ये जो चारों जो काम करते रहेंगे, लगातार काम करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, इन्हें बोलते हैं वर्किंग पार्टनर। इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? वर्किंग
पार्टनर, हालांकि आपको नाम बताया था आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, लेकिन फिर भी आपको बता दिया है, इनको क्या बोलते हैं? वर्किंग पार्टनर, जो काम कर रहे हैं, और जो पैसा लगा सिर्फ सो गया है उसे क्या बोलेंगे हम लोग? स्लीपिंग पार्टनर। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे जाएगा जी। अब देखो, हम लोग मान लो 4 पार्टनर हैं, 1 2 3 4, ये 4 पार्टनर हैं, 1 2 3 4 पार्टनर हैं। एक नया पार्टनर हमारे बिजनेस के अंदर आना चाह रहा है, तो इसका एडमिशन हमारे बिजनेस में तभी होगा जब इन सभी पार्टनर की दोस्तों इच्छा होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, इन सभी पार्टनर की क्या होनी चाहिए? कंसेंट। क्या होनी चाहिए इन सभी पार्टनर की? CONSENT। हमारे सभी पार्टनर क्या होनी चाहिए? इच्छा होनी चाहिए। जब ये सारे मान जाएंगे तभी इसका एडमिशन होगा, वरना इसका एडमिशन नहीं होगा। लेकिन एक कंडीशन और भी होती है, एक और भी कंडीशन होती है दोस्तों, जरूरी नहीं सारे मानेंगे तभी आएगा। एक कंडीशन और भी आती है, कंडीशन ये है कि अगर इन चारों ने एक ऐसा एग्रीमेंट बना रखा है, एक ऐसा एग्रीमेंट बना रखा है कि जब भी किसी नए पार्टनर का एडमिशन होगा ना, तो सिर्फ इन 2 पार्टनर से ही पूछा जाएगा और किसी से पूछा नहीं जाएगा, या इन 3 से पूछा जाएगा, या इन चारों से पूछा जाएगा, या 50 में से मान लो इन 20 से पूछा जाएगा, 25 से पूछा जाएगा, जितने भी मान लो पार्टनर हैं, सिर्फ उनसे ही पूछा जाएगा। अगर हमारे बीच में ऐसा एग्रीमेंट हो रखा है तब ये आ सकता है, जरूरी नहीं उस केस में फिर सभी की इच्छा हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। उसके बाद बात करते हैं थर्ड पॉइंट, हमारी जो पार्टनरशिप फर्म बनेगी उसका जो रजिस्ट्रेशन है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन। बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो दोस्तों ये ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल। ये क्या होता है दोस्तों? ऑप्शनल। ये हमारा कंपलसरी नहीं है, बट नॉट कंपलसरी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हमारे बीच में, तुम्हारे बीच में जो हमारा बनेगा रजिस्ट्रेशन हमारी पार्टनरशिप फर्म के अंदर दोस्तों, वो क्या होता है? ऑप्शनल। मैं आपको थ्योरी में सिखाया बता, हमारे बीच में क्या होगा? एग्रीमेंट। जो भी हमारा बनेगा एग्रीमेंट, आपको बनवाना नहीं बनाना आपकी मर्जी है। तो उसका रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है, ये दोस्तों क्या होता है? हमारा ऑप्शनल। आपको रजिस्टर करवाना है करवाओ, नहीं करवाना आपकी मर्जी है, ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। आप वैसे करवा लोगे तो दोस्तों सही माना जाता है। जैसे कि मतलब मैं हर बार आपको बोलता हूँ कि हर चीज़ एक कायदे कानून से करोगे तो ज़िंदगी में हमेशा तरक्की करते रहोगे। किसी भी चीज़ से आपको डर लगने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? डर मतलब क्या होता है? फ्रॉड करोगे तो बड़ी बड़ी मतलब टीम बैठी हुई है, कोर्ट ने बैठा रखी है, तो वो आपके ऊपर छापा मार सकती है। याद रखना इन सारी बातों को। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की, फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है कि मान लो हमारे 4 पार्टनर हैं, 1 2 3 4। दोस्तों 4 पार्टनर हैं। अब इनमें से ना एक बंदा ये कह रहा है कि मैं ना बहुत परेशान हो गया यार, तुम लोगों ना काम तो करते नहीं, तुम बातें बहुत ज़्यादा करते हो, तुम प्रॉफिट कमाते नहीं, तुम लॉस कमाते हो, मुझे लॉस में हिस्सा बनना पड़ता है, भाई मैं बाहर निकलना चाह रहा हूँ। तो ये ऐसे ही रिटायर नहीं ले सकता, ये रिटायर ऐसे ही नहीं हो सकता, ठीक है ना? ये चारों की सहमति से, इसकी तो खैर सहमति है, ये तीनों की सहमति से ही रिटायर होगा। ये अपने आप चाह कर ना रिटायर नहीं हो सकता। तो दोस्तों एक्चुअली मैंने वीडियो पॉज कर दी थी यार, कोई आ गया था मिलने, तो मैं इसको दोबारा पॉइंट शुरू करता हूँ। ये 4 पार्टनर है, 4 में से ना एक पार्टनर परेशान हो गया था, ये कह रहा है मैं रिटायर करना चाह रहा हूँ, मतलब मैं जाना चाह रहा हूँ। तो ठीक है भाई जा, लेकिन ऐसे नहीं जाएगा यार, मुंह उठा के चले जाएगा। भैया तेरा काम कौन करेगा? तूने अपने कॉन्ट्रैक्ट किससे कर रखे थे, तेरे किससे क्या डील चल रही थी, हम तीनों को तो मालूम ही नहीं है, हमें बता के तो जा। तो कहने का मतलब ये है, वैसे तो ये पार्टनर जा सकता है, अपनी मर्जी से जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये जाएगा, लेकिन सभी की सहमति से जाएगा, सभी की सहमति से। चाहे तो 2 दिन बाद जा, 3 दिन बाद, जैसे जितने दिन में ये मान जाएंगे, जितने दिन में इन सभी को मतलब जिम्मेदारी नहीं आएगी, तब तक के लिए इसको रुकना होगा। और जनरली जो बोला जाता है ना, वो 2 महीने के नोटिस पीरियड के लिए बोला जाता है। जनरली मतलब जो एक टाइम पीरियड जो बोला जाता है ना, कि तेरे को कम से कम 2 महीने तो बेटा रुकना ही पड़ेगा। 2 महीने या नॉर्मली 61 डेज बोला जाता है कि इतने दिन तेरे को रुकना पड़ेगा। और जितना भी तेरा कॉन्ट्रैक्ट था, तेरा क्या काम था, तेरे काम को करने के लिए हमें फिर एक पार्टनर हायर करना पड़ेगा। फिर मतलब कहने का मतलब ये कि जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो बढ़वाना नहीं चाहते हैं, किसी नए पार्टनर को हायर करेंगे, इसके लिए ये लोग 2 महीने या 61 दिन का समय ले लेते हैं। तो वैसे तो रिटायरमेंट ये अपनी मर्जी से ले सकता है, लेकिन सभी मतलब हाँ करेंगे तभी जाएगा। नहीं तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि ये इनके बीच में जो एग्रीमेंट हो रहा होगा, तो उस तरीके से रिटायरमेंट होएगी। मतलब ये जब ही जाएगा, एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि अगर ए और बी मान जाएंगे कि ठीक है यार तो चले जा, हम अपना काम संभाल लेंगे। अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि कौन पार्टनर्स के साथ बैठकर मीटिंग करनी पड़ेगी, किन के साथ बैठकर मीटिंग करनी पड़ेगी, और जो लोग जिनके बीच में एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि भैया मैं ए और बी की सुनूंगा, चाहे हमारे 50 पार्टनर हैं, अगर ए और बी ने बोल दिया, ये मेन 2 बंदे हैं, मेन हमारे पार्टनरशिप फर्म के मेन पार्टनर हैं, अगर इन दोनों ने बोल दिया कि ठीक है तो जा सकता है, तो मतलब चले जाऊँगा। बाकी अगर एग्रीमेंट नहीं बना होगा हमारे बीच में, इस चीज़ के बारे में साइलेंट है, तो बेटा तुम सभी की सहमति होनी चाहिए तभी तू जाएगा, वरना तू बाहर नहीं जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? ये सब बात समझ में आ रही है। ये थोड़े बारीकी से पॉइंट बता रहा हूँ, जो कि जिनके ऊपर ना हमें मतलब आने वाले टाइम अगर आप लोग CA में करोगे, तो मैं यकीनन कह सकता हूँ कि आप ना मतलब एक इनकम्प्लीट नॉलेज से संग आप लोग CA में एंटर करोगे, फिर कहीं ना कहीं आपको नॉलेज की कमी रहेगी और आप लोग CA में फेल हो जाओगे, या फिर मतलब कुछ भी मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप लोग ऐसे दिक्कतों का सामना ना करें, इसलिए आपको बहुत डिटेलिंग आपको नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है?
तो अब थोड़ा सा आगे चल लेते हैं। एक अब लास्ट पॉइंट रह गया है, वो जो कि हमारा डिसोल्यूशन का है। डिसोल्यूशन मतलब होता है कि फर्म को बंद करा देना, फर्म को बंद करा देना, बिल्कुल क्लोज कर देना, फर्म का क्लोज हो जाना, फर्म का बंद हो जाना। सर ऐसे कैसे बंद हो जाएगी भाई? मान के चलो हमारे बिजनेस में 3 पार्टनर पहले से काम करते आ रहे हैं, ए, बी और सी। मान के चलो किसी भी कारणवश सी की डेथ हो जाती है, सी की डेथ हो जाती है। अब सी हमारे बीच में नहीं रहा, अब सी हमारे बीच में नहीं रहा, तो अब क्या होगा सर? अब यही तो होगा कि अब उस वाले बिजनेस को ए और बी चालू करेंगे, ये तो होगा। हाँ, मैंने माना कि अब क्या होगा, ए और बी को मिलकर इस वाले बिजनेस को संभालना पड़ेगा। लेकिन जनरली पता क्या होता है डेथ वाले केस में? जनरली डेथ वाले केस में क्या होता है, जो फर्म होती है ना, फर्म बंदी हो जाती है। जनरली ऐसा होता है कि फर्म क्या हो जाती है दोस्तों? बंद हो जाती है, फर्म क्लोज हो जाती है, फर्म मतलब डिसॉल्व हो जाती है। डिसॉल्व मतलब होता है फर्म का बंद हो जाना। दोस्तों 1 मिनट रखो, कोई आया है तो कहाँ थे? जनरली क्या होता है, फर्म क्या हो जाती है हमारी, बंद हो जाती है। दोस्तों दिक्कत ये है कि यार अगर मैं रूम के अंदर वीडियो शूट करता हूँ तो घर में कोई ना कोई मतलब आता रहता है, कोई ना कोई, या तो क्लाइंट मेरे आते रहते हैं, या मिलने वाले आते रहते हैं, या फैमिली मेम्बर में से कोई आता है, मतलब तो ऐसे परेशान करते हैं। बाकी नॉर्मली अगर आप लोग देखते हो, मैं आपको कभी दिखाऊंगा कि मेरा शूटिंग का जो प्रोसेस होता है, जहाँ पर मुझे कोई डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता, तो मेरा बिल्कुल ही अलग ही एक इन्वायरमेंट है। अगर आप लोग कहोगे तो मैं उसकी फ़ोटो नेक्स्ट वीडियो में या कभी और, या मैं अपने इंस्टाग्राम पर शेयर कर दूंगा। जैसे कि आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ, मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर मैं इंस्टाग्राम पर हर संडे लाइव आता हूँ, आप लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, बातचीत करता हूँ। जो भी नई नई चीज़ें जो मुझे शेयर करनी है, मैं इंस्टाग्राम के सारे ही करता हूँ। तो इंस्टाग्राम को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। टेलीग्राम को फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पर मैं कुछ नोट्स वगैरह हो गए, कोई लेटेस्ट वीडियोज़ के लिंक हो गए, कुछ अनाउंसमेंट होगी, मैं वहीं पर शेयर करता हूँ। और बस ये सब चीज़ें हैं। बाकी तो ये इस तरीके से हम लोग क्लोज कर देते हैं, जनरली क्लोज हो जाता है। बाकी अगर ये दोनों चाहें तो एक नया एग्रीमेंट बना लेंगे, न्यू एग्रीमेंट बना लेंगे, इन दोनों के बीच में बन जाएगा, ए और बी के बीच में, क्योंकि सी तो रहा नहीं, तो हम नए एग्रीमेंट से हम लोग उस बिजनेस को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की थ्योरी। तो हम लोग मिलेंगे दोस्तों दोबारा से एक नई वीडियो के साथ, पार्ट नंबर 3 के साथ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, क्योंकि यार हम लोग ना सीरीज़ से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। आप लोग अगर सोच रहे हो पार्ट 3 से कर लूँगा, 4 से कर लूँगा, तो कुछ ना कुछ आप छोड़ दोगे, जिससे कि आपको ना आने वाले टाइम में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं नहीं चाहता कि हमारी ऑडियंस, हमारे मेम्बर्स, हमारी प्यारी प्यारी लवली लवली हमारी जो फैमिली है, दिक्कतों का सामना करे मेरे राज में, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो चलो गाइस, मैं अब आप लोगों के लिए कल कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना? तो पार्ट नंबर 3 देखना बिल्कुल ना भूलें। और चलो ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, पार्ट नंबर 3 के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे थोड़ा सा मुझे प्यार मिलेगा, मोटिवेशन मिलती है। और अपने दोस्तों के साथ इस वाली वीडियो को शेयर कर देना, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो यार। जिस भी आपके फ़ोन में जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, या अपने 11th क्लास के बच्चों को, 12th क्लास के बच्चों को बताओ कि एक विनोद सिंगला सर, उनको जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ, जो कि हमारा बिल्कुल फ्री है, जिसका लिंक और नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जाकर जरूर चेकआउट करें। उस नंबर पर मुझे दोस्तों अब मैसेज करें, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। लड़कियों को अलग ऐड करूंगा, लड़कों को अलग ऐड कर दूंगा, जिससे कि एक सिक्योरिटी लेवल बना रहेगा लड़कियों के लिए। मतलब कई लास्ट ईयर क्या हुआ था कि कुछ लड़कियों ने बोला था कि हाँ जी मैं प्रीति बोल रही हूँ सर, मुझे लड़कियों वाले ग्रुप में ऐड कर दो, और मैंने वहाँ ग्रुप में ऐड कर दिया, तो वो प्रीति लड़का निकलता है, वो प्रीति ना मतलब लड़का निकलता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या करा कि इस साल मैं लड़कियों को कॉल करूंगा, सिर्फ 1 मिनट बात करूंगा, आप लोगों से आपका नाम पूछूंगा, फैमिली मतलब आप किस स्कूल में क्लास, मतलब देखूंगा कि हाँ भाई लड़की की आवाज़ है, और ठीक है। जनरली अगर लड़का होगा तो एकदम से 2 मिनट के अंदर ना किसी लड़की की आवाज़ को या किसी लड़की को ऑन द स्पॉट अरेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये सब एक सिक्योरिटी के लिए आप लोगों के पास एक कॉल आएगी, मेरी ओर से आएगी, मैं ही करूंगा, या मेरी टीम में से पवन सर या रोहित सर हमारे करेंगे, दोनों में से कोई कर सकता है। बस आप लोग से 1 मिनट बात करी जाएगी, आपकी आवाज़ चेक करेंगे कि हाँ लड़की बोल रही है, आप कहाँ से हो, क्या नाम है, तो बस जनरली ये सारी बातें करी जाएंगी। तो चलो भाई, आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ना, वहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलता है, मैं क्या ही बताऊँ। चलो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।